अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारत के मार्का हक में शिकस्त के बाद प्रॉक्सी, और इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि भारत के खित्ते में फ्रेले मिसाइल के तजुर्बात से जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के साहिल पर वाक़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया, जो खित्ते में जंग की तैयारियों का इशारा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मिसाइल तजुर्बे खित्ते में हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश हैं, मगर भारतीय धमकियों और जंगी जुनून का जवाब पाकिस्तान के पास जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल हैं, जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने माजी में मार्का हक में शिकस्त खाने के बाद अपनी प्रॉक्सी वार तेज कर दी है। खास तौर पर बलूचिस्तान में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों के जरिए कमजोरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फील्ड मार्शल का कहना है कि भारत की इस दुश्मनी को पाकिस्तान के दिफा और बलूचिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वकार साहब, कहिएगा, मार्का हक में इतनी बुरी हमने देखा कि भारत को नाकामी देखनी पड़ी, और अब फिर भारत जो है वो जंग पर तुला हुआ है और जिस तरह से अपने मिसाइलों के तजर्बे भी कर रहा है, ये अमन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं आगे? आई थिंक इसमें एक तो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा। आपने देखा कि लोकसभा में अभी 3 दिन से इनकी धुनाई हो रही है और अपोजिशन बड़े बेसिक सवाल उठा रही है। और सच्ची बात है कि अगर $85 अरब का बजट है आपका डिफेंस बजट, और पाकिस्तान के लेट से 8.5 to 9 है, तो टेक्निकली 10 गुना ज्यादा आपके पास पैसा है, इतनी बड़ी फौज है, मिसाइल पावर है, और एक क्लेम था जी कि हम साउथ एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और चाइना के अगेंस्ट इनको तैयार किया गया। और अगर पाकिस्तान से इनको फेंटी पड़ी है तो मेरे ख्याल में ये उसको कवर अप करने के लिए इस तरह की आई वुड से कि एफर्ट्स हो रही हैं। ये जो इन्होंने भी तजर्बा किया है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। आप कह रहे हैं 300 से 500 किलोमीटर रेंज है, और इसमें अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास ना सिर्फ इसका पैरेलल मौजूद है, बस ज्यादा बेहतर इफेक्टिव मिसाइल मौजूद है जो अभी तक हमने बिनाल मरसूस में यूज नहीं किए। वहां तो सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम टेस्ट किया गया था और उसने तबाही कर दी थी। अल्लाह के फजल से जो मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान के, वो राइट अप टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और बल्कि अंडमान आइलैंड तक हिट कर सकते हैं। उसके अंदर फिर क्रूज मिसाइल हैं, बाबर है, बाकी इस तरीके से MIRVs हैं, लाइक अबीद सिस्टम है। और पाकिस्तान अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अगली जंग की तैयारी करते हैं और ये भारत पिछली जंग की तैयारी कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ये गीदड़ भपकियां भी हैं। और दूसरा, अपनी आवाम को भी आज बल्कि आई थिंक एक पंजाब के इनके MP हैं इंडियन लोकसभा में, उन्होंने कहा जी कि आप मूर्ख बना रहे हैं। तो मूर्ख का बड़ा पंजाबी में आई वुड से एक बड़ा हार्ड सा लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाहता। बेसिकली आप बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को, और अभी बजट भी बढ़ाना चाहते हैं। दे हैव नाउ गॉन इनटू $5 बिलियन की जी इमरजेंसी परचेज कर रहे हैं। आई डोंट नो किस लिए, अगर आपका इतना बड़ा बजट है, इतनी बड़ी फौज है, तो क्यों जरूरत पेश आई? तो मेरे ख्याल में बिलाल मरसूस के बाद भारत में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। और बिल्कुल जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त बुनियादुल महसूस के बाद भारत में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन कल हमने देख भी लिया। जो 2 दिन बहस हुई है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर, और जिस तरह से अपोजिशन ने टफ टाइम दिया है मोदी सरकार को, यहाँ पर तो बात यह है कि मोदी सरकार जो दावे कर रही है वो तो उनकी अपनी आवाम अपने पार्लियामेंटेरियन ही नहीं मान रहे, तो दुनिया ने उसे क्या तस्लीम करना। लेकिन आप समझते हैं कि जो सुबकी उनको अब लोकल लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल पर भी उठाना पड़ रही है, वो एक प्रेशर क्रिएट करेगी मोदी सरकार पर, और वो दोबारा से कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं। ये उससे पहले आई थिंक जवाब देने से पहले मैं उनको बल्कि एक दावत दे देता हूँ कि बी आवर गेस्ट, और अगर हमें 10 मिनट की लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान के साथ, 10 घंटे की लड़नी है, 10 दिन की, 10 महीने की, या 1000 साल की, वी आर रेडी। और इंशाल्लाह आपने देखा है अभी फील्ड मार्शल गए हुए थे बलूचिस्तान, वहाँ पे जो बलूचिस्तान की नेशनल मीडिया वर्कशॉप है उसके साथ इंटरेक्शन हुआ यूथ के साथ, और उसमें आई थिंक बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि दिस टाइम द रिस्पांस विल नॉट ओनली बी बेसिकली वर्ड्स टू दैट कि जॉब ब्रेकिंग, बल्कि डिसाइसिव होगा। और मैं भी समझता हूँ कि अभी इनकी जो आई थिंक रोजाना की गिदड़ पत्तियां हैं, उसका एक तसल्ली बख्श और डिसाइसिव लड़ाई करके इसका जो है इट शुड बी फिनिश, जो इनका आई थिंक ये हो रहा है। और शायद जो बात कश्मीर की, ऑक्यूपाइड कश्मीर की लिबरेशन तक चली जाए, शायद फिर उसमें इंडस वाटर ट्रीटी में जो जहाँ पे हमें प्रेशराइज किया जाए, 6 के 6 दरिया इनके हाथ से निकल जाएंगे। तो भारत को होश के नाखन लेने चाहिए।
दे आर लेकिन वेलकम। वकार साहब, भारत को होश के नाखून तो लेने चाहिए। और अगर मिसाइलों की बात की जाए, जैसे कि ये तजुर्बा भी कर रहे हैं मिसाइलों का, पिरेले मिसाइल इनके, इसको अगर हम देखें और इसके बरक्स अगर हम अपने मिसाइल देखते हैं, नसर हतफ 9 मिसाइल, इनकी क्या कैपेसिटी है और हमारे मिसाइल्स कितने स्ट्रांग हैं? जिसका मैं आई थिंक एक असेसमेंट दूं कि मूडी ने कल अपनी स्पीच में कहा है कि देयर वर 1000, अभी मूडी ने खुद कहा है, मिसाइल्स एंड ड्रोन फायर्ड ऑन इंडिया। बाकी उसने ये नहीं बताया कहाँ कहाँ लगे हैं। और ये मेरे ख्याल में जो टोटल 2% डिस्प्ले था पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन पावर का, जस्ट इमेजिन के कितनी बड़ी पावर अल्लाह के फजल से। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी है। फिर अगर मैं एक तरफ से शुरू कर दूं, फ्रॉम इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं जो आपके अबीद सिस्टम है, जिस तरह के री एंट्री और मल्टीपल वॉर हेड्स हैं, दे कैन कवर एंटायर इंडिया अप टू अंडमान आइलैंड, जो काफी आगे हैं, मतलब कलकत्ता से भी आगे। उसके बाद आपके मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं जो बेसिकली आप तो सेंटर ऑफ इंडिया कवर करते हैं। उसके बाद फिर आपके शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं। और उसमें आपने एक डिस्प्ले रॉकेट फोर्सेस का देखा, वो था फतह सिस्टम का, जो बहुत एक्यूरेट है, अप टू 1 मीटर। फिर क्रूज मिसाइल्स में एक बाबर है, उसमें आई थिंक 500 से 1000 किलोमीटर तक जा सकता है, और अर्थ हैगिंग है। और इंशाल्लाह अभी जल्दी पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी आ रही है। बल्कि जो इनके S-400 सिस्टम को तबाह किया गया था, दैट वाज बेसिकली हाइपरसोनिक सिस्टम। तो वो ऑलरेडी कैपेबिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी चाइना के साथ भी चल रहा है, पाकिस्तान अपना भी डेवलप कर रहा है। शायद DF-17 सिस्टम भी आ जाएगा, तो उसमें आई थिंक भारत को फिर जगह नहीं होगी। दे कैन कीप ऑन हार्पिंग, बिकॉज अभी दुनिया में इतनी जग हंसाई हो चुकी है कि सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि आपको चाइना के अगेंस्ट खड़ा किया गया था और आपको मिडिल लेवल की पावर ने इतनी कोटाई कर दी है, तो अभी हम आपसे क्या बेसिकली। तो नोबडी इज टेकिंग इंडिया वेरी सीरियसली, और इनके लिए बहुत बड़ा डायलेमा बना हुआ है। बिल्कुल जी, इस वक्त कोई पूरी दुनिया में भारत को सीरियसली नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर वकार खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर हम सुने और लोगों को दिखाएं भी तो लोग भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कि राहुल गांधी ने कल ये बात की थी अपनी पार्लियामेंट के अंदर ही कि ऑपरेशन सिंदूर 35 मिनट में ही नाकाम हो गया। और ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन सवाल कर रहे थे। एक पार्लियामेंटेरियन ने यह भी कहा कि अगर आप लोग कहते हैं, इनके भारतीय हुकूमत ये कहती है कोई राफेल नहीं गिरा, तो वो कहते हैं कि उसका बड़ा आसान हल है, 35 राफेल तैयारों की आप परेड करवा दें, लोग उसे देख लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 29 बार इस बात का क्रेडिट भी लिया कि ये जंग जो है वो, लेकिन मोदी सरकार ने और मोदी ने नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, इतना वो घबराए हैं और इस पर भी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है कि आप नाम क्यों नहीं लेते। लेकिन जिस तरह से भारत को मुंह की खानी पड़ी है और जिस तरह नाकामी हुई है, भारत तो मजाक बन के रह गया, मोदी सरकार मजाक बन के रह गई। आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया दिनों में PTI के अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली के अमल को कानूनी और आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक नाअहल करना शुरू कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराहे रास्त नाअहली के नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। गुज़श्ता दौर में भी जाली डिग्री, दोहरी शहरियत या तौहीन अदालत जैसे इल्जामात पर सजाओं की बुनियाद पर बहुत से अरकान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल किया गया। अभी हाल ही में PTI के 2 MNAs और 1 सेनेटर और 1 MPA को 9 मई के मुकदमात में सजा के नतीजे में नाअहल करार दिया गया है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को असासे छुपाने पर नाअहल किया और उमर अयूब की नाअहली पर भी इलेक्शन कमीशन की तलवार इस वक्त लटक रही है। PTI अरकान असम्बली की नाअहली के अमल में किस कदर दुरुस्त तरीक़ाकार अपनाया गया है और इसी पर हम बात भी करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया साबिक़ इलेक्शन कमीशनर कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्ट नाअहल नहीं कर सकता, बल्कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ज़रिए नाअहल किया जा सकता है, और अभी जो 3-4 नाअहलियाँ हुई हैं, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? इसमें दरअसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 225 को मद्देनजर रखते हुए ही ये फैसले कर रहा है। आइन का जो आर्टिकल 225 ये कहता है कि वो फैसले जो ट्रिब्यूनल के जरिए हैं या हाई कोर्ट के जरिए या अदालतों के जरिए कोई फैसला आता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अब ये जिन हजरात को जो 3 MNA जो आपको जिक्र किया है, इनको जो केस जो है ये एक बाकायदा ट्रिब्यूनल का मतलब है जज, माने एहतसाब कोर्ट हो या इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट हो, उन्होंने इनको सजा दे दी। जब उनको सजा मिल गई, कन्विक्टेड हो गए, तो फिर आइन का आर्टिकल 63(1)(g)(1)(h में कहते हैं कि कन्विक्टेड जो हो जाए कोई भी MNA MP पार्लियामेंटेरियन, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको नाअहलियत का नोटिफिकेशन जारी करे। इसी तरह जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसकी सेक्शन 232 में लिखा हुआ है कि कन्विक्टेड होने के बाद अदालत की तरफ से, ट्रिब्यूनल की तरफ से
जो भी एहतसाब कोर्ट की तरफ से जहां से भी किसी को कन्विक्शन हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको सजा दे सकता है। लेकिन इसमें बात यह है कि अपील की गुंजाइश है। जी। अब इलेक्शन कमीशन तो कानूनी की जिम्मेदारी कर रही है, बाकी अपील कर सकते हैं। सही। तो कंवर साहब, अपील से पहले ये फैसला सुना देना, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हुई? नहीं, इसमें आइन को उसमें लिखा हुआ है कि आइन की खिलाफ तो आइन उसका अपील करने का तो उसका जिसको सजा हुई है जो मुतासर फरीक है वो तो उसका अपना हक है, वो अपील करता है कि नहीं करता। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपील का इंतजार करे। अगर फैसले में ये लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि फैसले में ये लिखा हुआ है कि वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है तो फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर उसमें फैसले में अपील का जिक्र नहीं है और वो कन्विक्टेड है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक एक्शन लेना ही है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अगर अदलिया किसी को आप सजा मुअत्तल कर देते, मतलब ये कि उसको सजा मुअत्तल कर देती है लेकिन वो कन्विक्टेड रहता है तो फिर भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो ये दोनों पहलू आपको सामने रखें कि इसमें अगर कन्विक्शन हो गई है तो तब देखिए, अगर अपील का जिक्र है उसके अंदर फैसले में तो फिर अपील का इंतजार करना चाहिए। तो कंवर दिलशाद साहब, ये जो अभी नाअहली हुई है ये अब कितने ड्यूरेशन के लिए, ये कितने टेन्योर के लिए हुई है? ये 1 टर्म के लिए या फिर ये लाइफ टाइम है? नहीं, ये तो उस वक्त तक के जब मसलन जैसे इनकी सजा हो ये 10 साल के लिए, और जब तक वो सजा पूरी मुकम्मल नहीं हो जाती तो वो तो फिर इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते। 10 साल के बाद जो सजा करके वापस जाएंगे तब आगे 5 साल है। अच्छा कंवर साहब, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत भी सेनेट की रुकनियत के नाअहल हो गए हैं लोग, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या तशरीह करता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल तो बाकायदा उसमें जिक्र है। आर्टिकल 63 को पढ़े, यहाँ के 63 में आगे आता है 1 के नीचे आता है के के पहले आता है H। उसमें लिखे अगर कोई पार्लियामेंटेरियन को कन्विक्टेड हो जाए, सजा याफ्ता हो जाए तो वो फिर उसका मेंबर पार्लियामेंट का नहीं रह सकता और वो 5 साल के लिए नाइल हो गया। ये तो उसमें सजा है। लेकिन यहाँ मसला 2 पहलू आते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल के जरिए तुमको सजा नहीं मिली, ये तो बाकायदा एक इस्राद दहशतगर्दी ने इनको सजा दी है 10 साल की। अब वो 10 साल की सजा है तो वो सजा भुगतने के बाद भी वो 5 साल उन्होंने इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मामले बड़े गंभीर से मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो पैदा हो रही है लोगों का अंदर बदगमानियाँ या उसके तहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तो आइन के मुताबिक करना ही करना है। अगर इलेक्शन कमीशन ना करे तो उसमें कंटेम्प्ट लग जाता है इलेक्शन कमीशन पर कि आपने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की। लेकिन उसमें अपील का अगर जिक्र है, अपील का जिक्र है तो फिर इलेक्शन कमीशन जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मिजाज नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने में वक्त भी दिया और ख़ासतौर पर आर्टिकल्स के हवाले से जिक्र भी किया और बताया कि कानूनी और आइनी तौर पर ये फैसले जो हैं वो आपके ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त हैं। जी आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में बढ़ते हुए माली फ्रॉड, जाली स्कीमों और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए होने वाली लूट मार ने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। अब हुकूमत ने हर कॉल सेंटर को चलाने के लिए लाइसेंस लेना लाजमी करार दे दिया है और ये लाइसेंस भी कोई एक इदारा नहीं बल्कि 3 वफाकी इदारों नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन PTA और हसास इदारे की मंजूरी से जारी होगा। यानी अब बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले कॉल सेंटर के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने कॉल सेंटर्स के खिलाफ ऑपरेशन ग्रे का दायरा कार मुल्क के दीगर सूबों तक फैलाने का फैसला कर लिया है। ऑपरेशन ग्रे का मकसद है डिजिटल और टेलीफोनिक फ्रॉड के नेटवर्क्स को तोड़ना। इस वक्त हमें मोहम्मद मुनाफ साहब ने ज्वाइन किया है जो कि मेंबर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पाशा हैं। मुनाफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनाफ साहब, ये जो बताइएगा अभी जो फैसला सामने आया है कि 3 इदारों से जो है वो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है ये किस हद तक मुमकिन है और इसका इफेक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं और गवर्नमेंट को जो है वो अब होश आया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक चीज आप लोगों को गुजारिश करता चलूं कि कानून मौजूद है, कॉल सेंटर्स को रजिस्टर्ड वैसे ही करना पड़ता है, इन्फोर्स अब करवाया। अब 3 उन्होंने पॉलिसी चेंज की तरफ हम जा रहे हैं कि 3 अलग अलग इदारों के साथ अप्रूवल की जरूरत है। यहाँ पे वो बात सही है, लेकिन वो जब तक उसकी जो है किस तरह उसको प्रोसीडिंग करेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि अगर कोई नया कॉल सेंटर आता है
उसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म क्या होगा। अभी भी एक कॉल सेंटर जब आता है, पीसेब एक हमारी बॉडी है जो कॉल सेंटर लाइसेंस इश्यू करती है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तक आईटी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कॉल सेंटर्स है उसमें कोई ऐसी चीज ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई भी। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, हाँ, मेरी जो ICIM की जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हमारा फोकस जो है वो फ्रॉडलेंट और जिसको जो ये वर्ड जो डब्बा यूज हो रहा है उस पर हमारा ज्यादा फोकस है, और हमारा कॉर्पोरेट या आईटी इंडस्ट्री को या इस तरह के जो लेजिटिमेट कॉल सेंटर है उनको तंग करने का या कोई भी स्टेप का एक्शन लेने का प्लान नहीं है। मेरी पीसेप में भी अभी थोड़ी देर पहले वहां पे बात हुई थी, जो कॉल सेंटर लाइसेंस इशू कर रहा है वो लोग भी ऑन बोर्ड है। इदारा अच्छा, सवाल ये कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अभी भी पीसेप का पास कंट्रोल है, नॉर्मल ऑडिटिंग होती है जो रजिस्टर्ड कॉल सेंटर है। अब आप 3 इदारे बना दे रहे हैं जो आपके कॉल सेंटर के लाइसेंस इशू करेंगे। सवाल तो वही है कि वो कॉल सेंटर जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो क्या करेगा यहाँ पे। वो तो ना इन इदारों से लेगा ना पीसेप से लेगा, मामला तो वहीं का वहीं आ गया हमारा खड़ा हुआ। अच्छा, मनाफ साहब ये भी बताइएगा, ये जो इकदाम लिया गया है इससे वाकई साइबर क्राइम का खात्मा होगा या एटलीस्ट कुछ कम हो सकते हैं? देखें, इसमें जो सबसे ज्यादा जो आपकी जो काम करी जिसमें ये काफी काम कर रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस है। फिर हमारे जो वाइप के जो ISPs के जो सर्किट जो यूज होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है, उस एग्जाम से कम तो होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि कम नहीं होंगे। सवाल वहां पे होगा कि मैकेनिज्म क्या ड्राइव किया जा रहा है, वो किस तरह हो रहा है, और इसमें क्या गारंटी है कि जो लेजिटिमेट कॉल सेंटर है, जो लेजिटिमेट कंपनीज है हमारी, उनके क्या तहफुजात है, उनको तंग नहीं किया जाएगा इस हैले बहाने से। अच्छा मनाफ साहब, आपको लगता है कि सारे मामले से ये जो फेक कॉल्स आती हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि लिंक भेज दिया जाता है, कारोबार की लालच दी जाती है जिससे वो लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और इस तरह माली फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो ये सारा चीज़ों का डेटा मिलना और इन डेटा को फिर कलेक्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, कार्रवाई करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इदारों को ये खबर मिलनी चाहिए, और हमारे कानून के मुताबिक किसके ये उसमें जो है मदई कौन बनेगा। यहाँ पे सवाल ये था, कुछ कॉल सेंटर पे इंफॉर्मेशन बेसिस की उसमें छापा तो मार लेते हैं, लेकिन वो तो फिर गवर्नमेंट खुद उसमें जो है एक मदई तौर पे आती है। लेकिन इसमें आवाम का हमारा हक है, हमारे जो लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी आती है, वो इदारों से ताउन करें और उनको बताएं कि उनको शक है कि चलो वो फिर अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे उस पर ज्यादा मालूमात निकालेंगे। पीसेप को भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिसमें वो ये चेक कर सकते हैं कि आया जिस जगह पे जो कंप्लेन आ रही है वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। इस टाइप की भी कोई बातचीत आपस में जो है इनकी चल रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज वन ऑफ द की। हमारे आपस में इदारों में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का फुकदान है यहाँ पे, उसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, प्राइवेट बॉडी को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो आपको मालूमात बढ़ेंगी ना, आप वैसे किस बेस पे आप आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा आप, जैसे कि गवर्नमेंट काफ़ी पुश भी कर रही है तमाम लोगों को कि वो डिजिटली एक्टिव हों और ट्रांजैक्शंस करें, ऑनलाइन चीज़ों पर जाएं, और जैसे कि पहले भी कहा गया था बजट से पहले भी कि जो लोग जो है वो कैश पे अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा होगा, और अगर वो कार्ड के थ्रू या डिजिटली डलवाएंगे तो वो थोड़ा सस्ता मिल सकता है। अगर एक जानिब गवर्नमेंट जो है वो ये इनकरेज करी लोगों को कि वो ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जाएँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड की रेशो भी बढ़ गई है। तो ये फिर किस तरह से हम डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगी और क्या इफेक्ट होगा इसका? सर, माजरत के साथ मुझे ये बात अब कहनी पड़ रही है कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हम डिजिटल होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास चंद नाकस कानून ऐसे अवेलेबल है आज भी इस मुल्क के अंदर जो हमें वापस जो है कदीम जमाने में धकेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इदारों में आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पहली खबर आती है जी कि आपको इतना टैक्स इस पे भरना पड़ रहा है। हमारे पास स्टार्टअप की डेफिनेशन नहीं है। हमारे पास यहाँ लेबर वाले जो आ जाए, जो मुसलसल हर एक की अपनी यहाँ पे डेफिनेशन बनी हुई, जो यहाँ पे तंग कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि हम तो आपस में एक पेज पे नहीं है, गवर्नमेंट खुद एक पेज पे नहीं है, अलग अलग इदारे एक पेज पे नहीं है, और हम अपने कॉम को जो डिजिटली लेने की यहाँ बातें कर रहे हैं। बहुत सारे इदारे कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस पेज पे जब तक हम सब एक पेज पे नहीं आएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ये सारी चीजें कर सके इसमें। और फ्रॉड वगैरह इसी तरह होते हैं, उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया जाता है लोगों से, आपस की हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस शेयर नहीं होती एक दूसरे के साथ जो। सही मनाफ साहब, ये तो आपने बता दिया, और हुकूमती पॉलिसीज भी इस हवाले से होनी चाहिए। अवाम के लिए क्या मैसेज है? अवाम इससे खुद कैसे बच सकते हैं? अवाम में शऊर जगाना चाहिए। देखिए, बड़ा आसान सी चीज है, बहुत सारे स्कैम फ्रॉड कॉल्स की बातें करते हैं। कोई भी चीजें वेरिफिकेशन कर ले। कोई वेरिफिकेशन किस तरह होगी? इन लोगों के पास आपका इस हद तक डाटा होगा जो भी फ्रॉडलेंट कॉल आती है कि आपको यकीन आ जाएगा कि ये वही है।
सबसे बेहतरीन तरीका से कोई भी ऐसी कॉल आती है जिससे आप किसी भी जाती किस्म की मालूमात मांगी जाए, वो कोई भी कॉल पे नहीं करता, कोई बैंक नहीं करता, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करता, कोई एफबीआर नहीं करता, कोई स्टेट बैंक नहीं करता। नन ऑफ देम एक्चुअली कॉल द पीपल एंड आस्क देम फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर वो कहते हैं कि जी हम आपको अगर कहीं पे शक हो रहा है आवाम को, उनको कॉल बैक नंबर ले और उनका यूएएन नंबर ले, उनका जो ऑफिशियल नंबर है वो ले, उस पर कॉल करके बेशक उसको वेरीफाई करके बात कर ले। ये एक मुसलसल से टिप है, ये बहुत सारे लोगों को फ्रॉड या कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी बचा ले। अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और किसी भी किस्म की मालूमात मांगी जा रही है, उसको रिफ्यूज कर दिए। इवन वो वेरीफाई करने का भी कह रहा है तो आप उसको रिफ्यूज कर दे, बल्कि वो आपको नंबर दे दे अपने जो अपने कॉल सेंटर का ऑफिसर, उस पर आप खुद कॉल करके फिर वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते दे दें, वरना नहीं दें आप किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनाफ मुजीब साहब, आप और आपने काफ़ी वो तरीके बता दिए जिस तरह से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। इन तरीकों के बावजूद भी बहुत से नए तरीके निकल आएंगे किस तरह से फंसा जा सकता है। तो बहरहाल गवर्नमेंट का बड़ा इसमें अहम रोल है। जैसे 3 इदारों की बात हुई है कि उनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक लाइसेंस नहीं मिल सकता, और गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ये लोगों को इंकरेज भी करे, पुश भी करे कि आप डिजिटल इकॉनमी की तरफ आएँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करें, ऑनलाइन ऑर्डर्स करें, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी देना होगा जिससे ये ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जाए। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी और अहम खबर है कि बरतानिया के तारीखी फैसले के मुताबिक एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिसने आलमी सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने ऐलान किया है कि अगर इसराइल ने सितंबर तक गजा में इंसानी बहरान ख़त्म करने, जंग बंदी करने और 2 रियासती हल की तरफ संजीदा पेशरफ्त न की तो बरतानिया फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल को यह भी वाज़ेह करना होगा कि वो मगरबी किनारे पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। अगर ये शराइत पूरी ना हुई तो बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पहले फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, 22 माह हो गए हैं, 60,000 कीमती जानें चली गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, और अब बरतानिया को या फ्रांस को ये ख्याल आ रहा है सितंबर तक हम इसको फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, और पाकिस्तान समेत 139 ममालिक तो पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। तो अगर ये 2 मुल्क भी तस्लीम कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? फिर इसका इफेक्ट वही होगा जो इससे पहले बाकी ममालिक ने किया है, 145 और 147 तक जो पहुंच गई है तादाद। मतलब ये है कि इसका सिर्फ एक मॉरल एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसका लीगल इम्पैक्ट तो होगा नहीं। हाँ, अलबत्ता बरतानिया जैसे मुल्क, फ्रांस जैसे मुल्क अगर तस्लीम करते हैं पैलेस्टाइन को, तो वो अपनी उसके साथ तिजारत बढ़ा सकते हैं, बायलैटरल रिलेशन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उन पर मजीद इजराइल पर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन आपने खुद अपने अभी इंट्रो में बताया कि 60,000 अफराद से ज़्यादा जाँ बहक हो चुके हैं, और उसके अलावा दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 365 स्क्वायर किलोमीटर के इस छोटे से टुकड़े में इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज 300 दिन के करीब गुजर चुके हैं। 300 और तकरीबन 250-300 के करीब यूएन के स्टाफ जो है जाँ बहक हो चुका है। 430 के करीब एड वर्कर, जर्नलिस्ट की आप बात करें या बाकी तमाम, तो दुनिया में ऐसी तारीख में कभी इतने छोटे से खित्ते में कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस वक्त भी दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें सारों में मिला के 1/4 भी कैजुअल्टीज नहीं हुई। जो तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर फ्रांस ने, बरतानिया ने, और अब माल्टा भी, कल माल्टा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, माल्टा एक छोटा सा जजीरा है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसने भी इंडिया दे दिया है कि सितंबर तक वो भी तस्लीम कर लेंगे इजराइल को। लेकिन जब तक के वो 3 स्टेप्स ना फॉलो किए जाएं जो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है, उस वक्त तक इसका कोई भी लीगल इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। और वो स्टेप्स हैं क्या? पहला स्टेप तो उसका ये है कि एप्लीकेशन देता है, जो कि एप्लीकेशन दी थी फ़लस्तीन ने 2024 में, और उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में रिव्यू के लिए जाता है, एप्लीकेशन जाती है जनरल असेंबली में, वो सिक्योरिटी काउंसिल में रिव्यू के लिए भेजती है। दूसरे स्टेप में सिक्योरिटी काउंसिल में पिछली दफा अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया था, और जब अगर वहां से 9 मेंबर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं अगर वो अप्रूव कर दे और वीटो ना हो, तो फिर वो एप्लीकेशन वहां से अप्रूव होकर जनरल असेंबली में जाती है। जनरल असेंबली तो पहले भी कह रही है कि
इजराइल को जो है वो तो तस्लीम जमील करते हैं। साहब, वो जिस एक तरह से स्टेट ममालिक जो हैं दीगर वो तस्लीम भी करें फ़लस्तीन को, और जैसे कि आपने भी कहा 2 और भी कर लेंगे, तो उससे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, और अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर इसराइल और अमेरिका की आगे फिर क्या स्ट्रेटजी है, वो फिर क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से उन पर दबाव नहीं आएगा? नहीं, वो तो क्या दबाव तो मॉरल हद तक का, देखिए जब तक के ये ममालिक मिल के जिन्होंने तस्लीम किया है या जिन्होंने फ़लस्तीन को एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया है, तो उनको चाहिए कि जाएं और उनका ब्लॉकेट खुलवाएं। अभी तो वो एक ओपन प्रिजन में रह रहे हैं ना, और जब उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि वो एक उनके लिहाज से यानी बायलैटरल लिहाज से वो समझते हैं कि वो एक सॉवरेन कंट्री है, जो कि होना चाहिए और है, उनका अपना असल तो आबा और अजदाद की जमीन है वो, तो फिर ऐसी सूरत में फिर इसराइल पे दबाव डालने का तरीका क्या है? इसराइल के जहाज़ों को अपने फिजाओं से ना उड़ने दें, इसराइल को कहें कि जी हम उससे दो तरफा तजारत करते हैं, अगर आप बीच में आएंगे तो हमारी आपसे लड़ाई होगी। तो कहने का मकसद ये है, हम ओआईसी की अगर बात कर लें तो ओआईसी ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सका, और वो एक मिनहासुल ब्लॉक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, तो यूरोपियन कंट्रीज और बाकी ममालिक से इससे ज्यादा तवक्को क्या जी सकती, होने क्या लगा है? ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, गजा को तो या तो यूएस टेक ओवर कर ले या इसराइल के एडमिनिस्ट्रेशन में दे दे, और फिर आप उसको तो छोड़े, गजा को आप पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो खुद फलस्तीन जिसको जो इसराइल उसको एडमिनिस्टर करता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो बराए नाम है, उसमें अटैक शुरू, उसमें सेटलर्स जो है रोजाना मार रहे हैं इनको। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी कसीर तादाद में अपने, तो गाजा की आप बात करें, गाजा में तो पहले ही उन्होंने फाका कशी की वो उस नौबत पे और उस नहज पे ले आए हैं। 10 घंटे का पॉज क्या पॉज होता है, और उसमें बिल्कुल। भी लिमिटेड अंदाज में एड दिया जाता है। तो वो अच्छा तो अच्छा डॉक्टर साहब, लोग हम वैसे देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार मीडिया पर आकर क्रेडिट ले रहे हैं चीज़ों का। वो कहते हैं मैंने 6 जंगें जो हैं वो रुकवाई हैं या जंगबंदी करवाई है। तो अगर 6 उन्होंने बड़ी जंगें रुकवा दी हैं और इस एक जंग को वो पिछले 2 साल से नहीं रुकवा सके, तो इसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी है या उनकी बेबसी है या फिर ये उनका ड्यूल फेस है? जब तक ने ड्यूल फेस तो क्या, क्योंकि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका, ये खुद उनके लीडर कह चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो लिहाजा इजराइल के जितने भी ताने बाने अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेस और बाकी तमाम इदारों में है, तो वो फैसले इजराइल के हक में हमेशा होते हैं। और इजराइल क्या चाहता है, इजराइल के नेतन्याहू कह चुके हैं और इजराइल के तमाम लीडरान कह चुके हैं कि हम जब तक हमास को सफा हस्ती से ना मिटा देंगे, अब हमास को डिफाइन तो करें, किस किस के चेहरे पे हमास लिखा हुआ है। 60,000 जो उन्होंने अफराद को हलाक कर दिया है, शहीद कर दिया है, क्या वो सारे के सारा हमास थे? और अब वो कह रहे हैं कि बाकी जो 20 लाख अफराद वहां रहते हैं उनको गजा छोड़ देना चाहिए। जमील साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम ऐलान सामने आया है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप का कहना है भारतीय मसनूआत पर 1 अगस्त से 25% टैक्स लागू होगा। भारत ने हमेशा बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान रूस से खरीदा। चीन के बाद भारत रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है, और हिंदुस्तान इसलिए 25% टैरिफ अदा करेगा। अगर भारत ने मुआहिदा ना किया तो 25% के अलावा जुर्माना भी देना होगा। तो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि ये मामला तय हो रहे थे, अब 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर। इस इक़दाम से अमरीका और भारत की क़ुर्बतें बढ़ेंगी या दूरियां मज़ीद बढ़ जाएंगी? यानी दूरियां तो बढ़ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा नहीं, तकरीबन कोई 20 मरतबा कहा है कि मैंने जंग रुकवाई है और जहाज गिरे हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं मानता। तो कल राहुल गांधी ने क्या कह दिया अपने पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन्होंने कह दिया कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप फिर कह दो इधर खड़े होके कि वो झूठा है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की। तो कहने का मकसद ये है कि ये 25% अगर टैक्स ये टैरिफ लग गया 25%, तो जाहिर है उसके मज़र नजरात तो पड़ेंगे। लेकिन मेरा अपना इसमें मानना ये है और मेरा अपना तज्जिया ये है कि वक्ती तौर पर थोड़ी सी है, क्योंकि जो जियो पोलिटिकल इस खिते में मंजरनामा है उसमें इंडिया की अहमियत और अफादियत अभी इतनी जल्दी कम नहीं होगी जियो पोलिटिकल लैंडस्केप में। और मेरा इशारा है जो चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अपने
इस वक्त रिलेशंस बड़े ज़्यादा इस्तबार कर लिए हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इंडिया की अहमियत अपनी जगह पे अमेरिका की नज़र में तो रहेगी। तो महसूस ये होता है कि 25% नहीं तो 20%, क्योंकि पूरी दुनिया पे लगाया जा रहा है। कनाडा जो उनका कज़न है कहा जाता है, उस पर जब उन्होंने टैक्स लगा दिया तो अमेरिका को का कोई समझ में नहीं, मैं नहीं समझता कि वो इंडिया को कंसेशन दे देगा, क्योंकि इंडिया पे यही कहा जा रहा है टाइम एंड अच्छा अगेन जमील साहब, डोनाल्ड जैसे ट्रंप कि से। कहा भी गया कि टैरिफ पर अमल ना भी होगा तो बहुत भारी जुर्माने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, धमकियां देते हैं और टैरिफ की धमकियां दीगर ममालिक को भी दे चुके हैं। तो आपको लगता है कि अभी भारत जो है वो एतमाद खो चुका है तमाम ममालिक का, और अमेरिका का भी एतमाद खो चुका है, और जो अभी बर्फ जो है वो पिघलने का नाम नहीं ले रही, इसलिए अमेरिका की तरफ से ये ऐलान सामने आया है? देखिए, एतमाद और जितनी भी अहमियत होती है किसी मुल्क की दूसरे मुल्क के नज़र में, वो उसकी अपनी सलाहियत और अपनी क़ुव्वत। आपने देखा कि जो पासा पलटा है, वो पलटा है जब हमने इस जंग में सबकत हासिल की है और अपनी सबकत दिखलाई है। उसके बाद हमारी इज़्ज़त व तकरीम में इजाफा हुआ है और इंडिया के इज़्ज़त व नामूस व तकरीब में कमी आई है। तो लिहाजा उस लिहाज से देखा जाए तो यस, उसमें कमी तो आई है डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसमें ज़रा अभी सुस्त रवि रहेगी। लेकिन जियोपॉलिटिकल अगर उसमें देखा जाए तनाजुर में, तो उसमें एकदम अमेरिका बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता अपने ताल्लुकात, क्योंकि अमेरिका के 6 के करीब ऐसे मुआहदे हैं इंडिया के साथ, जो कि सारे डायरेक्ट होते हैं चाइना के कंटेनमेंट की तरफ। तो लिहाजा उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये यस वक्त जब तक मोदी गवर्नमेंट नजर आ रही है उस वक्त ऐसी हचकोलों के साथ इंडिया के मरासिम रहेंगे, और जब मोदी गवर्नमेंट चली गई तो हो सकता है कि इससे बेहतर इंडिया चाहे कि मरासिम अपने रख ले, लेकिन उसके असरात तो बहरहाल डॉक्टर साहब ये भी मज़ीद बताइएगा असरात तो आप, पड़ेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत पर तो 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया है। अब पाकिस्तान और अमेरिका के भी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसी टैरिफ के मामले पर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान का इमेज भी दुनिया में बड़ा शानदार रहा है, फील्ड मार्शल को भी लंच पर बुलाया गया, वज़ीर आज़म के साथ और बाकी पूरी हुकूमत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के। तो आप क्या देखते हैं कि इसको हम मटीरियलाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को कैश किया जा सकता है टैरिफ के मामले पर? जी देखिए, जब मुल्कों की अहमियत और अफादियत जो है वो ऑटोमेटिकली कैश किया जाता है, बाकी तमाम मामलात में मल्टीलैटरल हो या बायलैटरल हो। ये बायलैटरल रिलेशन की बात अमेरिका से आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में टैरिफ के लिए जो अभी वजीर खजाना हमारे उड़ान भर रहे हैं वो अमेरिका जाने के लिए, तो उसमें उम्मीद हमें यही है और इशारे और इंदिया भी यही मिला है कि हमारे लिए टैरिफ कम होगा, जो कि एक तखमीना लगाया जा रहा है कि ज्यादा 10%, क्योंकि हम भी तो उन पर टैरिफ लगाते हैं, हम तो ज्यादा लगाते हैं अमेरिका पर। तो उस लिहाज से हमारी तरफ थोड़ी सी इस वक्त देखा जाए तो वो तुर्शी नहीं नजर आ रही, जो बहुत सारे ममालिक और इंडिया की तरफ भी तुर्शी नजर आ रही है। तो आपकी बात का जवाब ये है आपके सवाल का कि हाँ, पाकिस्तान को महसूस होता है कि इस ट्रेड डील में कुछ नहीं बल्कि काफी फायदा होगा पाकिस्तान को इस ट्रेड डील में कुछ फ़ायदा हो सकता है और इसके चांसेस भी मौजूद है। डॉक्टर जमील खान में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान पे जिस तरह से 25% टैरिफ आयद किया गया है, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को सजा दी है कि हमने जो जिम्मे आपके काम लगाया था आपसे तो नहीं हुआ, आप तो पाकिस्तान से पिटाई करवा के बैठ गए हैं, आपने जंग भी हार ली, पूरा अपना इंटरनेशनल इमेज भी हिंदुस्तान का दांव पर लग चुका हुआ है, और अब आप ऐसा करें कि 25% टैरिफ भरम था, वो ट्रेडिंग का भरम था, वो भी खत्म होता जा रहा है। और जिस तरह से अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया, अब देखना है कि भारत इस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ। वेलकम बैक जी। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक बड़ा खुश आइन कदम उठाया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के तहत आवाम को जदीद, आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलियात फ्राहम करने का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पूरे सूबे में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मनसूबा तैयार किया गया है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अली शराज ने। अली शराज, ये बताइएगा, ये मनसूबा है क्या, आवाम को किस तरह से बेनिफिट करेगा, और कुल कितनी बसें आ रही हैं और कौन कौन से शहरों में आ रही हैं, सब कुछ बताते हैं आज। जी बिल्कुल, ये चीन से 1100 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो तैयार करवाई गई हैं, जिसमें से 240 बसें जो है वो 22 अगस्त तक जो है वो लाहौर पहुंच जाएंगी। ये लाहौर में चलने के लिए जो पंजाब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें इको फ्रेंडली बसें जो हैं वो लाहौर में लाई जा रही हैं, ताकि माहौल दोस्त बसें भी जो हैं वो शहर में चलें, क्योंकि लाहौर क्योंकि पंजाब का आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर होता है। इस वजह से यहाँ पर इको फ्रेंडली बसों के लिए पहली खेप जो है वो लाहौर में जब आई थी, वो जो ग्रीन बसेज हैं वो रूट के ऊपर
पर जो है इस टाइम रवा दवा हैं, जबकि मजीद 240 बसें जो हैं वो 22 अगस्त को लाहौर में पहुंच जाएंगी। इसके साथ साथ 1100 पीछे ऐसी बसें हैं जो मजीद पंजाब के लिए जो है वो लाई जानी है, ताकि लोगों को जो सफरी सहूलतें हैं बेहतर से बेहतर फराहम की जा सके। इसके साथ साथ लाहौर में बाकायदा तौर पर जो ट्राम है, इलेक्ट्रिक ट्राम, वो भी पहुंच चुकी है और वो अली टाउन में इस टाइम उसकी असेंबलिंग हो रही है और बाकायदा तौर पर ये ट्राम लाहौर के कनाल रोड पर चलाई जाएगी। इसका किराया क्या होगा और खुसूसी सहूलियात क्या हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं इसके हवाले से? जी, इस हवाले से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जैसे कि हदायत जारी की है कि इसका किराया 20 रुपए ही रखा जाएगा, और क्योंकि लोगों को सफरी सहूलत देनी है और सस्ती सफरी सहूलत देनी है, इसलिए किराया इसका 20 रुपए ही डिक्लेयर किया गया है। और इसके साथ साथ इस बस के अंदर बाकायदा तौर पर सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ वाईफाई का सिस्टम भी दिया गया है, क्योंकि जदीद दौर के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो सफरी सहूलियत के अंदर शामिल हो चुकी हैं। इस वजह से सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है। ये इको फ्रेंडली बसें जो है मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि पहले स्पीडो बस जो है वो चल रही थी जिसकी रूट्स जो है वो काफी सारे मिस थे, जिनको पूरा करने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी तादाद में बसें जो है वो यहाँ पर लाने का फैसला किया है, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा और इनिशियली 240 इलेक्ट्रिक बसों का पहला बेड़ा जो है वो पहुंचेगा 22 अगस्त को चीन से। बहुत शुक्रिया आपका अली शहराज, आप में आगाह किया। और पंजाब के शहरियों के लिए, खासतौर पर लाहौर के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आप एक अच्छी सफरी सहूलत आपको मैसर होगी, सस्ती भी होगी। 20 रुपये सिर्फ उसका रेट रखा गया है और AC भी उसमें होगा, वाईफाई भी होगा। और क्या चाहिए, सारी सहूलतें होंगी। और क्या चाहिए, बस इमरान सफर करने जा रहे हैं बस में। ठीक है, जिसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।